बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ मौजूद है साबक MNA, साबक ज़िली नाज़म, साबक MPA साहबजादा मियाँ जलील अहमद शतपुरी साहब। मियाँ साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप कब तक पाकिस्तान में इलेक्शन होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन जिस माहौल में इलेक्शन वो करा रहे हैं, मुझे तो इसका कोई पाकिस्तान को फायदा नजर नहीं आ रहा। और मैं तो वैसे काफी अरसे से ये बात कह रहा हूं कि सबसे पहले निजाम की इस्लाहत करें, फिर इलेक्शन कराएं। गैर आईनी इकदाम तो हो चुके हैं, मौजूदा हुकूमत भी गैर आईनी है, इलेक्शन कमीशन भी गैर आईनी है, जो वो काम कर रहे हैं वो सरासर गैर आईनी इकदाम कर रहे हैं। वो तो जो आइन टूटना था वो तो टूट गया, जो जुल्म होना था वो तो हो गया। अब कम से कम अच्छा एक काम कर लें कि निज़ाम को इंप्रूव कर लें। जब निज़ाम बेहतर हो जाएगा फिर इंतखाबात कराएं तो उसका कोई फायदा होगा। मिसाल के तौर पे मेरी ये ओपिनियन है कि वोट डालना कंपलसरी करें, हर बंदा हर सूद वोट डाले। जो वोट नहीं डालता उसका शनाख्ती कार्ड कैंसिल करें और उसको 500 रुपये जुर्माना करें, ताकि उम्मीदवारों को पैसा खर्च ना करना पड़े, गरीब बंदा भी इलेक्शन लड़ सके। दूसरे नंबर पे पब्लिसिटी बैन करें। सिर्फ छोटा ब्रोशर, हैंडबिल, ये छोटे हाथ के साइज का, वो डोर टू डोर तकसीम करने का एक होना चाहिए इजाजत। बड़े पोस्टर दीवारों के ऊपर बैन होने चाहिए। बिल्कुल ये पैसे के सर पे अपने आप को अच्छा बंदा साबित करने की जो कोशिश है, ये चीज कोई मुल्क के मफाद में नहीं है। तीसरे नंबर पे टिकट देने का अख्तियार उस कॉन्स्टिट्यूंसी के, उस पार्टी के वर्करों के पास होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब के पास, जरदारी साहब के पास, इमरान खान साहब के पास टिकट देने का अख्तियार नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के उस कॉन्स्टिट्यूंसी के वर्कर डिसाइड करें, मुस्लिम लीग के उस कॉन्स्टिट्यूंसी के वर्कर डिसाइड करें, पीपल्स पार्टी के वर्कर डिसाइड करें, जमात इस्लामी के वर्कर डिसाइड करें कि उस इलाके का उनका कैंडिडेट कौन है। ये वो बुनियादी चीजें हैं जिससे पार्टियों के अंदर भी जमहूरियत आएगी और मुल्क भी इस्तेकाम की तरफ जाएगा। ठीक है ना। अगर वैसे इलेक्शन करा देते हैं जैसे कि हर पार्टी के अंदर एक डिक्टेटर बैठा है, वो तो डिक्टेटरों का फिर मुकाबला है, फिर वो जमहूरियत तो नहीं है कि जब कोई इमरान खान साहब के पीछे हाथ बांध के खड़ा है, कोई नवाज शरीफ साहब के पीछे खड़ा है, कोई जरदारी साहब के पीछे खड़ा है, तो सब गुलामाना ज़ेन से पीछे लगे हुए हैं। तो इक़्तिदार तो फिर एक बंदे का है, जमहूरियत किधर है, अवाम का इक़्तिदार किधर है। जब अवाम के इक़्तिदार की बात करते हैं, जब मुस्लिम लीग की हुकूमत थी तो अवाम का इक़्तिदार था, नवाज शरीफ का इक़्तिदार था। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो अवाम का इक़्तिदार था, इमरान खान का था। पीपल्स पार्टी के वजह जरदारी साहब का था, अवाम का नहीं था। और ये बात मैं 2002 से कह रहा हूं। जब मैं कौमी असेंबली में था, मैं कौमी असेंबली पे उस वक्त कहता था कि ये जमहूरी ड्रामा है, जमहूरियत नहीं है। हर पार्टी के अंदर एक डिक्टेटर बैठे और सारे डिक्टेटर इकट्ठे होकर कहते हैं मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए। ये कैसी होगी? तो लिहाजा पहले निजाम बदलने की जरूरत है, फिर इंतखाबात कराएं। जो डिले होना था वो तो हो गया। अब इस बात से ना घबराएं कि आइन क्या कहता है। आइन को तो किसी ने कुछ समझा ही नहीं है। जब ज़ियाउल हक साहब ने रेफरेंडम कराया था तो किस आइन में लिखा था वो रेफरेंडम कराएंगे, सदर पाकिस्तान मान जाएंगे? उन्होंने कहा था अगर इस्लाम चाहिए तो ज़ियाउल हक सदर पाकिस्तान है। फिर माशाल्लाह आइन के ऊपर अमल हो गया। परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट को लिखो जी कि परवेज मुशर्रफ अकेले को आइन में अमेंड करने की अख्तियार है। तो ये दो मसाले हमारे पास मौजूद हैं। ख्वाह वो ज़ियाउल हक का फार्मूला इस्तेमाल कर लें, ख्वाह परवेज मुशर्रफ का फार्मूला इख्तियार कर लें। अब परवेज मुशर्रफ साहब ने कह दीजिए जो ग्रेजुएशन करके नहीं आता वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये किस आइन में लिखा है? एक अरेंजमेंट कर दिया ना। तो ऐसे ये अरेंजमेंट जो मैं चाह रहा हूं, ये तो मुल्क के मफाद में अरेंजमेंट है कि गुलामी की जंजीरें कब टूटेंगी? जब पार्टी लीडर्स के पास टिकट देने का अख्तियार खत्म होगा। नवाज शरीफ भी एक वर्कर है और राना तनवीर हुसैन भी एक वर्कर है। जब ख्वाजा साद रफीक और नवाज शरीफ बराबर बैठेंगे, मैं फिर कहूंगा कि हाँ जी जमहूरी पार्टी है। जब इमरान खान और दूसरा कोई वर्कर बराबर बैठेगा, मैं फिर कहूंगा हाँ जी ये एक पार्टी है। वरना तो ये आमरीत है, हर पार्टी के अंदर एक आमर बैठा है। तो फिर तो आम आना एक कंपटीशन है कि किस डिक्टेटर की हुकूमत दोबारा आनी है, तो ड्रामा करते रहे फिर। अच्छा मियाँ साहब, जो आपसे मोहब्बत करने वाले हैं वो तमाम लोग जो है माशरे में ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर मियाँ साहब जो है वो सियासत का हिस्सा रहेंगे, सियासत करेंगे, तो हम भी जो है आगे
सियासत में हिस्सा लेंगे, वरना हम भी सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि अवाम जो है आपसे ये उम्मीद लगाए बैठी है कि आपने इलेक्शन जो है आपको लड़ना चाहिए और अपने इलाके की जो है वो तर्जुमानी करनी चाहिए, तो इस सिलसिले में आपका आगे क्या प्लान है? मुनीर भाई, आप आए हैं, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए हैं। मैं आज आपके चैनल से एक बात अपने इलाके के लोगों को बता दूं, मेरे जैसा कराची से खैबर तक एक बंदा ढूंढ के दिखाएं पहले जो मेरे साथ बैठने की अहलियत रखता हो, कि जिसने अपना नुकसान शौक से किया हो अवामी खिदमत के लिए। जब मैं बिजनेस कर रहा था एक्सपोर्ट का, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, कनाडा, सऊदी अरब, दुबई में, मेरी एक फर्म कनाडा के अंदर थी, एक अमेरिका के अंदर थी, एक इंग्लैंड के अंदर थी, एक पाकिस्तान के अंदर थी। और जब दोस्तों ने कहा नहीं जी आपने इलेक्शन लड़ना है, आपको इलेक्शन लड़ाना है, आपको इलेक्शन लड़ाना है, मैंने सेक्रीफाई किया। मेरा बिजनेस उस वक्त, आज भी बैंक स्टेटमेंट है मेरी इस बात की शायद है, महीने का मेरा पर मंथ नियर अबाउट 2-3 लाख पाउंड महीने की मेरी ट्रांजैक्शन थी, 2-3 लाख पाउंड पर मंथ। और लेकिन जब मैं 2002 में एमएनए बना तो मैंने अपनी कंपनी के मैनेजर जो अपने स्टाफ को कह दिया कि हमने 50,000 पाउंड से ऊपर काम नहीं करना। जिस बंदे के हाथ में 2-3 लाख पाउंड महीने का बिजनेस हो और वो प्री प्लान कहे कि नहीं नहीं मैंने 3 लाख पाउंड का नहीं करना, मैंने 50,000 पाउंड का करना है, यानी कि 5 गुना या 6 गुना अपना बिजनेस नीचे मैं कर दिया सोच के, सिर्फ इसलिए कि यार तो ये खिदमत का मौका मिल रहा है, तो मैंने इतना कमा के क्या करना है। हजूर शेर रबानी रहमतुल्लाह अलैह के सिद्दीक़ दार रोटी खाने की आदत है, शुरू से लंगर खिलाते भी रहे हैं, खाते भी रहे हैं, वो कभी कभी आई नहीं है। तो मैंने चलो अगर खिदमत का मौका मिल रहा है तो इधर मेरा वक्त लगेगा, तो कारोबार के अंदर अगर लंबा कारोबार होगा तो नुकसान भी ज्यादा होगा, लिहाजा मैंने काम को रिड्यूस किया, दानिस्ता। ऐसी एक मिसाल बताएं जो सियासत में आए तो अपने बिजनेस को थोड़ा कर दे। 35 फैक्ट्रियां थी, आज भी जाके और मैं डाइंग और निटिंग डाल लूं तो 45 फैक्ट्रियां बन जाती हैं, 45-49 फैक्ट्रियां जो मेरे साथ काम करती थी, मेरी टेबल से पैसे लेके जाती थी। एक फैक्ट्री मेरी थी, 49 फैक्ट्री लोगों की थी फैसलाबाद की। लाहौर की फैक्ट्रियों में मैं काम कराता था, सियालकोट से भी कराता था, और बाज़ औक़ात मैंने कराची से भी काम कराया। बात समझ गए? लेकिन ये चीजें मैंने सेक्रीफाई की सिर्फ खिदमत खल्क के लिए, चलो यार मुल्क के अंदर कंट्रीब्यूशन करने का मौका मिल रहा है। और जब मैं एमएनए नहीं था, मेरे पास जाती 5 गाड़ियां थी मेरे नाम पे जो रजिस्टर्ड थी, आज मेरे पास एक गाड़ी भी नहीं है। मेरी बात समझ में है ना? तो मेरे जैसा एक बंदा तो दिखाए जिसने इस तरीके से सेक्रीफाई किया हो, लेकिन मैंने शौक से किया है। मैंने मुल्क के लिए भी, और फिर जब मैंने कौमी असेंबली के फ्लोर पे पहला कदम रखा, पहले दिन, उसी दिन मैंने 2-3 अमेंडमेंटें फाइल की जो मैंने नेक्स्ट देखे कि ये चीजें इंप्रूव होनी चाहिए। मुझे कराची से पेशावर तक एक एमएनए ढूंढ दे, बशमूल जरदारी साहब, बशमूल नवाज शरीफ साहब, बशमूल इमरान खान साहब, कि जिसने पहले दिन ही 2-3 करारदादें पेश कर दी हूं। मेरा फर्स्ट डे था, जिंदगी में पहला मौका था, पहली दफा मैं जा रहा हूं। मैंने कहा ये तो नहीं होना चाहिए। मैंने वो कानून की किताब पढ़ी, मुझे उसमें नजर फिर भी आया नहीं इसमें भी हल नहीं है। तो मैंने जब ओथ उठा लिया, ओथ उठाने के फौरन बाद मैंने वो 3 अमेंडमेंट फाइल की कि ये तरमीम करें। आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। 2002 की नेशनल असेंबली की किताबें उठा लें, पहले इजलास के अंदर मियां जलील शरीफपुरी का नाम आएगा। लेकिन इस जैसा एक बंदा ढूंढ दे तो ये तो हमारे इलाके के लोग बेसमझ हैं, जो प्यार करते हैं, मोहब्बत से वो प्यार करते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। और जो जमा तफरीक करते रहते हैं, कभी को मरीद कैसे किसी को लाके पकड़े डालते हैं, कभी किसी को मंडी फैजाबाद से लाके पकड़े डालते रहे, मैंने इनसे क्या लेना है। हजूर शेर रबानी के सदके मुझे कमी किस बात की है। तो बाहर नेशनल इंटरेस्ट के अंदर तो हमने अपना कंट्रीब्यूशन रखना है, बिल्कुल ठीक, वो तो हमने छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। और उसके लिए तो हम अपनी आवाज देते रहेंगे कौमी मुफाद के अंदर। कोई हमें गर्ज नहीं है इमरान खान साहब से, नवाज शरीफ साहब से, जरदारी साहब से, हमें गर्ज है मुल्क के साथ। जो मुल्क के लिए बेहतर सोचेगा हम उसके लिए बेहतर सोचेंगे, हम उसके साथ चलेंगे। जो मुल्क के लिए बेहतर नहीं सोच सकता हम उसके साथ नहीं चल सकते। गुलाम मना जहनी, जो खान साहब नारा लगाते हैं ना, हम कोई गुलाम है, हाँ जी ये बंदा पाकिस्तान में एक ही है, मियां जलील अहमद शरीफपुरी, जो सचमुच किसी का गुलाम नहीं है। आपने भी बेशुमार गुलाम पाले हुए हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी गुलाम पाले हुए हैं, लेकिन मियां जलील शरीफपुरी ना किसी का गुलाम बना ना बन सकता है। हम गुलाम है तो शेर रबानी के गुलाम है,
अच्छा मियां साहब, शरफपुर शरीफ में 10 साल गैस की लोड शेडिंग रही और इस मसले को आपने हल किया। उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन आए और फिर भी शहर में वोट जो है वो बराबर बराबर निकले। आप क्या समझते हैं कि ये शहरियों का आपके साथ जो है वो इखलाकी ज्यादती नहीं है कि आपने उनका जो चूल्हा 10 साल से नहीं जल रहा था उसके लिए बंदोबस्त किया, मुनीर भाई, फिर भी जो है आपका एहसास नहीं किया? मुनीर भाई, मुझे एक काम शहर का बता दें बड़ा, जो मुस्लिम लीग ने हमेशा हमारे शहर ने मुस्लिम लीग को वोट दिए हैं, हाजी नईम चट्टा साहब से लेके आज तक, तनवीर साहब भी लेते रहे हैं, कामयाब होते रहे हैं, नईम चट्टा साहब कामयाब होते रहे हैं। जो मुस्लिम लीग ने किया हो, अगर इस इलाके की कोई खिदमत की है, या आपको खास मंसूबे मलिक सरफराज साहब के नजर आएंगे या मियां जलील शरीफपुरी के नजर आएंगे? दूसरा मुझे एक मंसूबा बता दें। लेकिन ये पगड़े उनके लिए डालेंगे जो मरीजके से आएंगे, ठीक है, या जो मंडी फैजाबाद से आएंगे, तो उनके लिए पगड़े डालने इन्होंने डालते रहे, हमें क्या है, ठीक है ना। लेकिन मुझे एक मंसूबा बता दें जहां की कॉलेज पहले सबसे मलिक सरफराज साहब ने बनवाया, उस कॉलेज को डिग्री मैंने कराया, फिर उसकी एमए की क्लासें भी मैंने शुरू कराई। इस इलाके के अंदर रूरल हेल्थ सेंटर मलिक सरफराज साहब ने शुरू कराया, उसको टीएचक्यू मैंने बनवाया, और आज टीएचक्यू को इंप्रूव भी मैंने करवाया। इसका जो बंद मलिक सरफराज साहब ने बनवाया, अब उसके ऊपर सारी सड़कें मैंने बनवाई। बिल्कुल ठीक। शरफपुर शिवपुर रोड सबसे पहले मलिक सरफराज साहब ने बनवाई, जो 10 फुट चौड़ी थी, आज 40 फुट चौड़ी सड़क मैंने बनवाई परवेज राय साहब से फंड लेके। आज भी दोबारा उस सड़क को जो मैंने 2005 में बनवाई थी, आज दोबारा उसको रिपेयर मरम्मत भी फिर मैंने ही उस्मान बुज़दार साहब की मेहरबानी से शुरू कराया। ये सड़क जो 2 रोजा सड़क मैंने उस वक्त बनवाई थी परवेज राय साहब की मेहरबानी से, आज उस्मान बुज़दार साहब से उसको दोबारा रिपेयर मरम्मत का बजट निकलवाया। फूल मंडी जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अभी नहीं थे, राणा तनवीर साहब, ये मंडा साहब जो एमपी रहे हैं, 10 साल इनकी हुकूमत रही है, किसी ने सोचा कि वहां गरीब पे गुजरना महाल है? हालांकि राणा तनवीर साहब के लिए कौन सा मुश्किल था, एक इशारे की बात थी, लेकिन नहीं परवाह, वो तो मोटरवे पे आ जाते, हम भी मोटरवे पे चले जाते थे। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं थी, मैंने उस्मान बुज़दार साहब के पीछे पड़ के वहां का फंड लिया, और फंड भी लाहौर शहर का था। मैंने लाहौर एलडीए वालों से भी तरले मिलते किए, बुज़दार साहब से किए, उनको कन्विंस किया, वो 4 अरब रुपए का मनसूबा, इतना शानदार 4 अरब रुपए का, आज वहां देखिए वो मार रोड के मुकाबले की सड़क बन चुकी है। बिल्कुल सही। अच्छा मियां साहब, अब अवाम में ये बात भी जो है जगह जगह पर मैंने जाती तौर पे मुशाहिदा किया है, सुना भी है, लोग ये कहते हैं कि दोबारा से नून लीग का जो है इस हल्के से PP 139 का टिकट जो है वो आपको दिया जाएगा और अब दोबारा से इस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, मेरा जो इरादा है नेशनल असेंबली का, इंशाल्लाह ताला अगर दोस्तों ने साथ दिया और इलाके के दोस्तों ने कहा तो नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ूंगा। उसमें मेरी अट्रैक्शन किसी पार्टी की तरफ नहीं है, मैं इलेक्शन आजाद लड़ूं या मैं भी किसी पार्टी से अंडरस्टैंडिंग हो गई तो उसे लड़ूं। वो मैं ऑलरेडी मीडिया के ऊपर ये बात दे चुका हूं, दोस्तों में कह भी चुका हूं, मैं 2-3 माह से इसके ऊपर प्रेशर में था, क्योंकि मेरे ऊपर गलबा है बड़े अरसे से। जब मैं डिस्ट्रिक्ट नाज़िम था, मैंने हेल्थ को एक्सीलेंट किया कि सरकारी अस्पताल एक नहीं तमाम अस्पतालों में, जिस यूसी नाज़िम ने मुझे नहीं भी वोट दिया था, मैंने उसके जो भी अस्पताल था उसको भी एक्सीलेंट किया। जच्चा बच्चा वार्डे खोली हर अस्पताल में, हर अस्पताल के अंदर दवाइयां फ्री की, कि कोई सरकारी अस्पताल के अंदर बंदा चला जाए, दाखिल हो जाए या दवाई लेने गया है तो MS साहब उसको पर्ची नहीं देंगे जाकर स्टोर से दवाई लेके आओ, उसको दवाई देंगे। EDU हेल्थ को मैंने कहा अगर MS की पर्ची मुझे स्टोर से मिल गई तो MS अगले दिन अस्पताल में ना आए। तो जो मेरे जैसा छोटा आदमी मियां जलील शरीफपुरी सिर्फ जिला नाज़िम था, हालांकि चीफ मिनिस्टर मेरे उस वक्त खिलाफ थे, तो मैं ये काम कर गया जीरो टॉलरेंस के ऊपर। एजुकेशन में मैंने कहा एक बच्चा शिवपुरी में नहीं मिलना चाहिए जो स्कूल जाने की उम्र का है, स्कूल नहीं जा रहा। मेरे जैसा बंदा कर गया, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं कर सकता? फूड सिक्योरिटी के ऊपर मैंने पूरी वर्किंग की, DCO के साथ लग के, EDO रेवेन्यू के साथ लग के और डिस्ट्रिक्ट फूड अफसर के साथ लग के, कि यार कैसे हो सकता है कि पूरे शिवपुरी कोई बंदा भूखा ना सोए। आबादी कितनी है, एक्सपेंस कितने हैं, अमीर लोग कितने हैं, गरीब लोग कितने हैं। मुझे DCO साहब कहने लगे मियां साहब ये आप कैसे कर सकते हैं? और मैंने कहा यार हम वर्किंग तो कर सकते हैं ना, अगर हम नहीं कर सकेंगे तो प्राइम मिनिस्टर तो कर सकता है, हम वर्किंग तो करके दें। कहते हाँ जी वर्किंग हम कर सकते, मैं वर्किंग करें।
हमने वर्किंग की, उसकी फिजिबिलिटी बनाई, और मैं खुद फरियाद तालपुर साहबा के पास गया। उन्हें कहा जी मैंने ये वर्किंग की है, इस तरीके से पूरे मुल्क में आप रोटी और फूड सिक्योरिटी नाफज कर सकते हैं। ये भुट्टो साहब का नारा था, रोटी कपड़ा मकान। और कोई अमेरिका से मदद लेने की लोड़ नहीं है, कोई अक़वाम मुत्तहिदा। इस तरीके से आप जीरो टॉलरेंस के ऊपर कि कराची से पेशावर तक एक बंदा भूखा ना सोए। 1-2 साल का बच्चा जो है, एक बच्चा ऐसा ना मिले कि जिसको 1 किलो दूध रोजाना गवर्नमेंट ना दे। तो हाँ बड़ी भाई आपने अच्छी वर्किंग की, मैं भाई को दूंगी, मैंने कहा मेहरबानी, अगर आपके भाई ये कर दें तो और क्या चाहिए। लेकिन पता नहीं उसे भाई को दी कि ना दी, लेकिन हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। तो आज मैं ये कहता हूं, नंबर 1 फूड सिक्योरिटी। प्राइम मिनिस्टर जो भी बनना चाहता है, भला वो इस्तेकाम पार्टी वाले हैं, भला वो मुस्लिम लीग वाले हैं, भला वो पीपल्स पार्टी वाले हैं, भला वो कोई भी है, इमरान खान साहब हैं, मैं कहूंगा उनको कि भी अगर आपने दोबारा गवर्नमेंट करनी है तो मेरे जैसा वर्कर हुई आपके साथ तब चलने को तैयार है। मुझे बताएं, फार्मूला मैं देता हूं, आप अपने सियाने मेरे साथ बैठा दें, मेरा फार्मूला गलत है तो मुझे साबित कर दें। अगर फार्मूला ठीक है और काबिल अमल है तो इंश्योरेंस आप मुझे देंगे, इसके ऊपर अमल होगा। नंबर 1 फूड सिक्योरिटी, कि जब आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो 1 साल इकदामात के अंदर मैं उसको सिर्फ टॉलरेंस पीरियड देता हूं। 1 साल के फौरन बाद अगर कराची से पेशावर तक एक बच्चा मिल गया कि जो 2 साल की उम्र का बच्चा था, उसके घर में गवर्नमेंट का दूध नहीं पहुंचा, प्राइम मिनिस्टर शुड बी डिस्क्वालीफाई। अगर कराची से पेशावर तक एक बंदा मिल गया कि वो भूखा सो गया, उसके घर खाना नहीं पहुंचा, आटा उसके घर नहीं था, उसके घर दालें नहीं थी, तो प्राइम मिनिस्टर शुड बी डिस्क्वालीफाई। ये बहाना नहीं चलेगा ये पहाड़ों में रहता था, मैं पहाड़ों में कैसे पहुंचाता, तू पहाड़ों का वजीर आज़म क्यों बन गया अगर वहां पहुंचा नहीं सकता। ये तो रेगिस्तान में मर गया, मैं क्या जिम्मेदार हूं, तू रेगिस्तान का वजीर आज़म क्यों बन गया। मेरे से पूछो, मैं बताता हूं रेगिस्तान में कैसे रोटी खाएगा, और मैं बताता हूं पहाड़ के ऊपर कोई कैसे खाएगा। और कोई अमेरिका से मदद लेने की जरूरत नहीं है, हम पाकिस्तान के अंदर से उसको सिर्फ जमा खर्च करके एक डिसिप्लिन कायम करने की जरूरत है यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर। कभी को भूख से मर जाए क्या बातें करने वाली, छोटा बच्चा तड़फ रहा है, बाप बेरोजगार है, उसको दूध नहीं पिला सक रहा। आप मोटरवे बना रहे हैं, रेलगाड़ियां चला रहे हैं, पहले रोटी लोगों को पूरी करें, दूध पूरा करें, फिर रेलगाड़ियां भी शौक पूरे करें, मोटरवे के शौक पूरे करें। अगर जैसे नवाज शरीफ साहब ने मोटरवे बनाई, ठीक है, मुल्क को उसको फायदा पहुंचा, लेकिन मुझे मुनीर भाई ये बताएं, अगर नई आने वाली हुकूमत हर शहर में मोटरवे बना दे, हर शहर में ये रेलगाड़ी चला दे जो शहबाज शरीफ साहब ने शौक पूरा किया है, हालांकि किसी ने दरख्वास्त नहीं दी थी या रेलगाड़ी जरूर लाहौर में चलाएं, ये अपने चोचले हैं, इनके अपने शौक पूरे करने के लिए ऐसे काम करते हैं, अवाम की ये जरूरतें नहीं है। चलो चला दी उन्होंने शौक पूरा करने के लिए, अब ऐसी ऐसी रेलगाड़ियां हर शहर में चला दी, ठीक हो गया। बहुत बड़ी बात है ना कि पाकिस्तान के शेखुपुरे में भी, गुजरावाले में भी रेलगाड़ी चल रही है, और मोटरवे जनाब शरकुशी भी मोटरवे आ रही है, और हर पिंड में मोटरवे है। ये इकदाम कर दें, यकीन आसान होंगे, लेकिन इसके साथ साथ अगर एक बच्चा तड़फता मौत फौत हो जाए कि दूध नहीं मिला उसको, ये मोटरवे ने काम नहीं आनी, उस बच्चे ने कब्र में जाके गिरबान से पकड़ लेना है कि तुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया था, मैं भूखा मर गया। एक बंदा भूख से मर जाए कि वो बेरोजगार था, उसके घर में राशन नहीं था, प्राइम मिनिस्टर शुड बी डिस्क्वालीफाई। ये पूछा जाएगा, मोटरवे नहीं को पूछेगा कब्र में कि कितनी मोटरवे बना के आए और कितनी रेलगाड़ियां चला के आए। ये सवाल होगा, तेरे इख्तिदार था, तेरे इख्तिदार में कुत्ता भी क्यों प्यासा मरा, अगर इस काबिल नहीं था तो बेईमान तुम इस इख्तिदार के ऊपर क्यों आया। तो ये हमारा एजेंडा है, अगर इसके ऊपर कोई इंश्योरेंस देगा हम उसके साथ चलेंगे, नहीं देगा तो